तो मार्केट की लग चुकी है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तकरीबन आधा दर्जन स्टॉक्स जो मैं इस समय खरीदने की सोच रहा हूँ। मार्केट का जो चीता स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही ओवर सोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। और अगर मैं ये कोई और शेयर खुला हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी शेयर्स देख रहा था समय, तो रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे जा चुका है और ये अपने मीडियन पी को अप्रोच कर रहा है। इसका मीडियन पी फिर भी बहुत ज्यादा, उसका रीजन क्या है कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा रैली कर गया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर भग गया है। लेकिन मुझे अभी बहुत ही प्रॉमिसिंग बाय लग रहा है और वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट शेयर्स इन इंडियन मार्केट यू कैन बाय। सबसे ज्यादा इसमें ही इम्पैक्ट है इस समय, उसका रीजन है ये रिसेंट ईरान इराक जो चल रहा है, क्योंकि ऑयल रिलेटेड, क्रूड ऑयल रिलेटेड चीजें रिलायंस के शेयर पे प्रेशर डालेंगी। अनदर वन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ओवर वैल्यूड स्टॉक्स इन माय इंटायर पोर्टफोलियो, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी महंगा था, महंगा है, महंगा लग रहा है, महंगा ही खरीदना पड़ रहा है। और मैं रेट की बात नहीं, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल एक तरफ जब हम बोल रहे हैं कि आईटी, फार्मा और बैंकिंग में इतना दमखम नहीं दिख रहा है काफी टाइम से, कुछ आईटी शेयर और कुछ फाइनेंस के शेयर है जो ऑन बॉन वैल्यूएशन पे भाग रहे हैं। सेम गोज फॉर फार्मा सेक्टर। लेकिन ये एक ऐसा आईटी शेयर है जो मुझे लग रहा है कि काफी ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकता है इन 2025। यही रीजन है कि मैं 2024 के अंदर, इवन दो ये बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है, मैं इसमें एग्रेसिव बाइंग कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, टॉप से करेक्ट हुआ है, थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, फॉल हो रहा है। शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे इनॉर्मस गेन्स ये मेरे को दे चुका है। मैंने जब से इसको बताया तब से लेकर आज तक 50 डेमा की तरफ जा रहा है। वेरी अनलाइकली कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। मतलब ये 5000 कुछ का है, मेरे को नहीं लगता कि ये सूनर और लेटर 4000 के नीचे मिलेगा मुझे, कि नहीं मिला तो भले भले, लेकिन बहुत कम चांसेस है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया, महंगा शेयर है, महंगा ही लेना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो इसके टॉप्स बना रहे हैं जो 57-58 के आसपास जा रहे हैं, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो गया है, वहाँ से 5000 की तरफ आ गया है। एंड इट कैन गो इन अ डाउन ट्रेंड। अगर ये नीचे की तरफ जाता है इट इज़ गुड, नहीं जाता है तो ऊपर तो ले लिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। अनदर शेयर, अनदर स्टॉक दैट आई कैन डिस्कस इज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर में तो काफ़ी दमखम चला गया था जब लास्ट टाइम वो न्यू रिजाइम की तरफ कंपनीज, मतलब गवर्नमेंट ने पुश किया है हमको। हर साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम बहुत सारी पॉलिसीज खरीदते थे, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप पॉलिसीज, ठीक है, जीवन बीमा वगैरह। लेकिन जब से हमें पता लग गया है कि भैया सरकार चाहती है कि हम नया रिजाइम लें या रिजीम लें और उसमें रिबेट नहीं मिल रही है, जो सेल्स होती थी वो अफेक्ट हो गई है। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरेबिलिटी कंपनी काफ़ी अच्छी है, मतलब फंडामेंटली अच्छा है, प्लस वैल्यूएशन ख़राब नहीं है, प्लस मोमेंटम में नहीं है ये शेयर, मतलब काफ़ी टाइम से स्टैगनेंट चल रहा है, प्लस अब थोड़ा ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा रहा है। मतलब लोग इसको बेच रहे हैं, इससे एग्जिट ले रहे हैं। 650, 650 की तरफ मुंह रखने वाला शेयर आज की तारीख में 570 की तरफ मिल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट बाय, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो बाकी केन्स वगैरह से तो बेटर ही कंफर्ट है इसमें, बिकॉज इफ़ यू सी, वैसे तो रिलेटिवली नया ही शेयर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 200 डेमा टच मारने वाला है, वहाँ मैंने पकड़ा है इस शेयर को। तो टाइमिंग भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। 578 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, अभी 580 पे है। स्टॉक का पी है 38, उसको मैं इतना नहीं देखूंगा वैसे। और मीडियन पी इसका जो है वो 44 है। ऑल टाइम मीडियन पी से तो नीचे है, मतलब। लेकिन ये शेयर इतना पुराना ही नहीं है और कोविड के बाद लिस्ट हुआ है, और सेक्टोरल पी, इंडस्ट्री पी सब हिले रहते हैं। तो पी इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग टू सी इन ऑल द सिनेरियोज। हर बार पी देख के बाइंग नहीं की जा सकती है। उसका क्लासिक एग्जांपल है मेरा अगला शेयर, दैट इज गोइंग टू बी IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जाने को तो गया है 100 के पार और आने को आ गया है 70 के पास। तो 30% फ्रॉम ऑल टाइम हाई अगर कोई शेयर ड्रॉप मारता है और वो स्मॉल कैप शेयर नहीं है और अभी भी फंडामेंटली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उसको खरीदने में। और जो मेरे को पहले टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैं इस शेयर को, अरे कौन सी साइट देख रहा था यार, स्क्रीनर ही बंद कर दिया मैंने, एक सेकेंड। सारी साइटें खुली हैं जिससे रिसर्च कर रहा था, बट वही नहीं खुली हैं। सो व्हाट आई वाज बाइंग IDFC, व्हाट आई वाज सीइंग IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक को आप देखोगे सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, हिस्टोरिकल पी के नीचे। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंस का शेयर है, आई एम मोर कंफर्टेबल वॉचिंग प्राइस टू बुक रेशियो इन दिस सिनेरियो। प्राइस टू बुक रेशियो मतलब है 1.6 इसका मीडियन रहा है, और करंट जो मैं बोलूँगा इसका मीडियन 1.6 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी वही है जो इसका मीडियन है। लेकिन इसकी मीडियन में बहुत सारा टाइम वो भी इंक्लूडेड था जब इसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं थी और जब ये ओवर वैल्यूड की तरफ चला गया था। तो घूम फिर के अब जो फाइनल मीडियन बना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी लॉन्ग रन में आने वाले कुछ सालों में ऊपर की तरफ पुश होगा, ठीक है, इफ़ द बैंक कीप्स ऑन डूइंग गुड। लेकिन ओवरऑल अभी फाइनेंस सेक्टर में उतना दमखम नहीं है, तो आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी मच फाइन।
और ये ROC ROE वगैरह स्टॉक पी तो फाइनेंस में देखना उतना रेलेवेंट नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, 30% नीचे आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है एक स्टैगर्ड वे में लमसम बाइंग करनी स्टार्ट मैं कर सकता हूँ एट दिस प्राइस 70-71 अराउंड। PI इंडस्ट्रीज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स ऑफ ऑल टाइम। रैली देता है, नीचे आ जाता है, अपॉर्चुनिटी देता है, फिर रैली कर जाता है। तो 3,000 के आसपास मैंने इसमें काफ़ी बार बाइंग की है, काफ़ी बार अपने चैनल पे बताया भी है। अब फिर ये काफ़ी ऊपर गया और उसके बाद गिरा के वहाँ से भी 50% ऊपर, यानी तकरीबन 3500 पे है। लेकिन अगर मैं इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करता हूँ तो जैसे कि बार बार दिखाता हूँ, इसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार मिलती है। 50-200 डेमा के नीचे नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल पी अगर मैं इसका 10 साल का भी देखता हूँ तो 10 साल का हिस्टोरिकल पी भी ऑलमोस्ट 40 है। 39.8 है इसका, टू बी ऑनेस्ट, स्टॉक पी, और इसका मीडियन पी भी 39.8 है। अच्छे शेयर सब बता देंगे, लेकिन अच्छे शेयर लेने कब हैं कोई नहीं बताता। मैं भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपने कोई मेरा पोर्टफोलियो नहीं बाय किया हुआ है, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन जस्ट लुक एट द एक्यूरेसी। क्यों बोलते हैं कि खुद शेयर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको वो शेयर्स बता पा रहा हूँ दैट आई एम पर्सनली बाइंग, जो सर्टेन एवरेजेस और सर्टेन रेशियो को टच मार रहे हैं। ठीक है, मेरे पे ऐसे कोई अलार्म सिस्टम नहीं है कि जब ये अपने स्टॉक पी और मीडियन पी मैच कर जाए तो मेरे को पता लग जाए, या फिर जब 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए, टच करने वाला हो तो मेरे को पता लग जाए। बट अगर आप रेगुलरली अपने स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी बाइंग को नीचे ला सकते हो, एवरेजिंग को नीचे ला सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली गेन मोर परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स। आप और मैं अगर सेम तारीख पे सेम स्टॉक में हाई वैल्यूएशन पे, लेट्स से 52 वीक हाई पे एंट्री करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे ज़्यादा रिटर्न बना सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली। उसका एक रीज़न यही है कि मैं थोड़ा टेक्निकल्स देख के अपनी एवरेजिंग को नीचे लाने का मादा रखता हूँ, वो गूदा भी रखता हूँ कि अगर गिरे तो मैं बना रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो PI इंडस्ट्रीज़ में मेरा काफ़ी कंफर्ट जोन है, मुझे पता है इट्स अ वेरी रिलायबल कंपनी। जब से मैंने अपना होशो आवाज़ संभाल के कोर पोर्टफोलियो बनाया है, 2 पोर्टफोलियो मेरे कोर और सैटेलाइट। कोर इज़ लाइक लॉन्ग टर्म, सैटेलाइट में ज़्यादा चर्निंग कर सकते हैं, या कभी ऐसी कोई कंपनी जिसमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन अभी नहीं है लेकिन दांव खेलना चाह रहा हूँ, तो वो रख लेते हैं सैटेलाइट में। तो इसलिए जो लोग थोड़े इंथुजियास्ट होते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन लोगों के लिए ही मैं रेकमेंड करता हूँ सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बनाना चाहिए। नहीं तो आम आदमी को तो सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वैसे हम भी आम हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो PI इंडस्ट्रीज़ में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, कई बार मतलब इस कंपनी के लोग कपड़े फाड़ के रख देते हैं, जब ये करेक्ट होती है तो भयंकर ही गिर जाती है, और अभी वैसे नहीं गिरी हुई है, बट आई थिंक इट मे कम डाउन, लेकिन उम्मीद है मैं लेके नहीं चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी पूनावाला फिनकॉर्प। ये रीसेंट एडिशन ही है मेरे पोर्टफोलियो में। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड के अंदर है, थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और वो प्रेशर इस शेयर पे बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ था। मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उसी वजह से आ रहा है। PI इंडस्ट्रीज में बता रहा था, एक चीज़ बताना भूल गया, मीडियन पी और स्टॉक पी एग्जैक्ट सेम है। इसको कहने का मतलब क्या है, पिछले 10 साल में अगर इस वैल्यूएशन पे किसी ने भी इस शेयर को खरीदा है, तो अगर इसका वैल्यूएशन यहाँ से नीचे गिरता है तो ऊपर जाता ही जाता है, और अगर इस वैल्यूएशन पे खरीद लिया और नीचे नहीं गया तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एवरेज है ना ये वैल्यूएशन। तो इस वैल्यूएशन पे कंफर्ट बढ़ जाता है, जिसे टेक्निकल टर्म में थोड़ा बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। बहुत कम चांस है कि 4500 पे कोई PI इंडस्ट्रीज खरीदे और वो 20-30% करेक्ट हो जाए। वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो रिड्यूस हो गई यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पूनावाला फिनकॉर्प। सेम रीजंस है जो मैंने बाकी शेयर्स में दिए थे। मोमेंटम में उतना नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उस चीज़ को मार्केट थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम में नहीं है, वैल्यूएशन इज ओके, बहुत अच्छा बाय लग रहा है इस समय। लेकिन मेरे को अगर ओवर वैल्यूड किसी शेयर को खरीद लो लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, तो अगर मार्केट करेक्ट होता है, दीज आर लेस लाइकली टू करेक्ट। सो दीज आर गोइंग टू बी द 6 स्टॉक्स दैट आई एम बाइंग। अभी वो होता है कि थोड़ा रीजनिंग देने के लिए, थोड़ा लॉजिक देने के लिए और दिमाग लगा के ही लेना चाहिए, थोड़ा उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं स्क्रीनर, चार्ट्स, टेक्निकल, पी रेशियो थोड़ा देख लेता हूँ। लेकिन असली में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पी रेशियो देख के शेयर नहीं खरीदे जाते, टाइमिंग देखी जाती है बस, और वो भी हर शेयर में नहीं, कुछ शेयर में। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बोला होगा, कहीं प्राइस टू बुक देखना ठीक रहता है, कहीं पे इंडस्ट्री के ट्रेंड देखने ठीक रहते हैं। अब जैसे मेरे को हॉस्पिटल बिजनेस समझ नहीं आता, तो हॉस्पिटल शेयर्स नहीं लेता हूँ मैं, सिंपल, ठीक है। या फिर अगर मेरे को अभी पता है कि चाइना अंडर वैल्यूड लग रहा है लोगों को, लोग चाइना में पैसा डंप कर रहे हैं, लेकिन मैं उस मार्केट से अपनी एग्जिट टाइम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ पी रेशियो में आपको दिखाने के लिए बस बताता हूँ कि देखो, थोड़ा दिमाग लगता है किसी
लेवल को निकालने के लिए, किसी वैल्यू को निकालने के लिए। अदरवाइज़ वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं, उसके लिए तो फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि ग्रोथ दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये कंपनी टिक पाएगी अगले 5-8 साल, वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये कंपनी अपना बिजनेस, अपना कैश फ्लो बढ़ा पा रही है कि नहीं बढ़ा पा रही। तो और मतलब 50 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टेक्निकल तो मोटा मोटा 30 सेकंड में किसी भी शेयर का देख सकते हो, फंडामेंटल कभी नहीं देख सकते। सो फंडामेंटल्स के लिए आपको डोमेन नॉलेज, वो कंपनी किस डोमेन में आती है। मान लो पेस्टिसाइड की कंपनी है, फर्टिलाइजर की कंपनी है, स्टील की कंपनी है, पेपर की कंपनी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट पे या मौसम पे क्या डिपेंडेंसी है इन शेयर्स की, राइट। तो जब मैं बोलता हूँ तो आपने देखा होगा, मैं छः कंपनी बताया हूँ। आई थिंक पूना वाला इज NBFC, PI इंडस्ट्रीज इज केमिकल, एग्रो केमिकल्स, या फिर IDFC फर्स्ट बैंक है वो बैंक है, या मैंने केन्स टेक्नोलॉजी बताया वो IT कंपनी है, और क्या बताया, स्टार हेल्थ बताया वो इंश्योरेंस की कंपनी है, और बजाज फाइनेंस भी वैसे अच्छा है, मेरे रेडार में है अभी, तो मैं सोचूंगा उसको। और डी मार्ट में बताना भूल गया यार, डी मार्ट भी एक शेयर है, या बताया था पता नहीं। डी मार्ट देखो 30 के RSI को ब्रीच मार चुका है। हिस्टोरिकल मीडियंस मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बताया था, ये शेयर महंगा है, 10-20-30 PE गिर जाएगा तब भी महंगा होगा। इसका स्टॉक PE अभी 116 का है, 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। हिस्टोरिकल PE 123 का है, हिस्टोरिकल PE के नीचे जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डी मार्ट इज़ अ गुड बाय। मैंने इसको खरीदना स्टार्ट किया है, 4725 पे खरीदा है मैंने इसको, आई थिंक फ्राइडे अराउंड, और 4738 का भी प्राइस है, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। बट हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव शेयर है। प्राइस की बात करूँ 4700 अप्रॉक्स का है, तो बल्क में नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में इसमें एलोकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी, राइट। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें से एक शेयर भी ले लोगे डी मार्ट का, तो ऑलमोस्ट 5% डी मार्ट में लग गए। थोड़ा देख के लेना पड़ता है व्हेन इट्स अबाउट एक्सपेंसिव शेयर। सिमिलरली इट गोज़ फॉर बजाज फाइनेंस ऑल्सो। ये एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट है, अगर इस वीडियो के एंड तक कोई आ गया तो उसको मिलेगा ये कंटेंट, जो भाग गया होगा उसको नहीं मिलेगा। पी रेशियो 50 के नीचे जा चुका है, और ये तो काफ़ी टाइम से खैर दिख ही रहा है कि 10-10 साल तक जिसके जो, या हिस्टोरिकल पी इसका जो भी है बजाज फाइनेंस का आज तक, वो 40+ ही रहा है। इसका स्टॉक पी अभी 30 के नीचे है, प्लस इसमें अभी प्रेशर आ रहा है तो ये और नीचे जा रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, 6 बताई मैंने, उसके बाद मैंने 2-3 शायद एक्स्ट्रा बता दी हैं। तो ये कंपनीज हैं जो मैं मेरे रेडार में है, जिसमें मैं अपनी बाइंग करने की सोचूंगा। निफ्टी जो गिर चुका है इस दौरान। साइनिंग आउट। अगली वीडियो म्यूचुअल फंड की आ रही है, उसमें बताऊंगा। चलो बाय, बहुत हो गई वीडियो, बाय।